जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और अभी तक हम घटना चक्र का रिवीजन करा रहे थे अपने चैनल पे। पीसीएस ऑल स्टेट की जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हैं सभी के लिए। फ़िलहाल तो यूपी पीसीएस का पीसीएस एग्ज़ाम आने वाला है। यूपी पीसीएस आने वाला है 15 मई को। एक सवा महीना बच रहा है, बस ज़्यादा दिन भी नहीं बच रहे हैं उसमें। तो ये जो हमने घटना चक्र कराई हैं ये सभी स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं वे। और अब हम वे जो बीच में रह गई हैं घटना चक्र, वे तो हम कंप्लीट करा ही देंगे आपको। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब ये ओनली आईएएस और जो फिजिक्स वाला द्वारा ये जो मैगजीन निकाली गई है उड़ान, तो इसका हम आपको क्विक रिवीजन करा दें, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट्स की, ये जो मैगज़ीन है ये सभी सब्जेक्ट की है, चाहे आर्ट कल्चर हो, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी की मैगज़ीन है ये। और इनके थ्रू आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम से पहले आप 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि इन बुक्स के द्वारा हम आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन करा दें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं पीसीएस का वो सारी ही चीज़ों को डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन बस जब आपका 1 महीना रह रहा है तो आप सबका पर्पज़ यही होगा कि आपको फटाफट जितने भी फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट वे आपको रिवीजन करा दिए जाएं। तो हमारा भी यही पर्पज़ है इन बुक्स को पढ़ाने का आपका, कि आपके फैक्ट्स का रिवीजन करा दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन ही सबसे बेस्ट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो हम शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड इसकी मैगजीन को शुरू करेंगे, और उसके बाद एक 1 बाय 1 जब ये पूरी हो जाएंगे हम सारी ही मैगजीन्स का आपको रिवीजन कराएंगे अच्छे से, ठीक है। और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, और 100% गारंटी है ये कि आपको इससे बहुत बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं यहाँ आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि समझे आप डीपली सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ मेरा मेन पर्पज़ आपको चीज़ों को रिवीजन कराना रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो पहला चैप्टर है आर्थिक समृद्धि, और यहीं से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। घटना चक्र मैं बाद में कराऊंगी, कुछ बच्चों की डिमांड थी घटना चक्र पूरी करा दें, तो वह मैं बाद में आपको ज़रूर कराऊंगी। लेकिन अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है सबसे पहले वो देखना ज़रूरी है। चैप्टर का नेम है आर्थिक समृद्धि, ठीक है। क्या है ये? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था, उत्पादन, उपभोग, बचत और निवेश और इसको प्रभावित करने वाले सभी कारकों का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें संसाधनों के अवयव कौन कौन से हैं? ये श्रम, पूंजी और भूमि, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि और इन नीतियों से संबंधित सार्वजनिक नीतियां भी शामिल हैं, जैसे कि राजकोषीय और अन्य नीतियां। तो ये सब किस में आते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या आता है? इसके अंदर अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव का अध्ययन किया जाता है। इसमें इंडिविजुअल अवयव का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि परिवार हुआ, कोई विशेष कंपनी हुई या श्रमिक हुआ, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था की सभी योजना का निर्माण करती है। मुक्त बाजार द्वारा कुछ भी तय नहीं किया जाता है, जैसे उदाहरण है क्यूबा और चाइना, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यूबा और चाइना में कैसी है? ओ सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ा दिया है, रियली वेरी सॉरी। वो वहाँ का वो था, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होगी, मैं कहा ये क्या था, ठीक है ना, एक सेकेंड। ये यहाँ था अर्थव्यवस्था के प्रकार। पारंपरिक अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था प्रणाली में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय तो जानते ही हो, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, तथा इसमें मुद्रा या धन की कोई अवधारणा नहीं होती है। इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं का यह मानना है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही उत्पादन किया जाए, उन्हें किसी भी बाजार अधिशेष का उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तो होगी पारंपरिक अर्थव्यवस्था। खुली और बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें सरकार किसी भी नियंत्रण शक्ति का कोई दखल या हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है।
ना तो सरकार का, ना ही किसी नियंत्रण शक्ति का, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है इसके अंदर। संपूर्ण अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के प्रतिभागियों और मांग एवं आपूर्ति के कानूनों द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे उदाहरण है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका और हांगकांग। यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली और बाजार अर्थव्यवस्था। अब है कमांड अर्थव्यवस्था या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको। इस आर्थिक प्रणाली में केंद्रीकृत शक्ति होती है जो ज़्यादातर मामलों में सरकार होती है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था की सभी योजना का निर्माण करती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी उनका निर्माण सरकार करेगी। इसके अंदर मुक्त बाजार द्वारा कुछ भी तय नहीं किया जाता है। इसका उदाहरण है क्यूबा और चाइना। ठीक है, क्यूबा और चाइना में कैसी अर्थव्यवस्था है? कैसी है? मुक्त बाजार। ठीक है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। नहीं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है, सॉरी, ये है कमांड अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अरे क्या हो रहा है आज, टंग क्यों स्लिप हो रही है पता नहीं इतनी, सॉरी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह कमांड अर्थव्यवस्था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक उचित समन्वय है। मिश्रित में कमांड अर्थव्यवस्था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। यह अर्थव्यवस्था सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होती है, परंतु जब भी सरकार को आवश्यकता महसूस होती है वह बाजार को विनियमित कर सकती है। साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था के विशिष्ट संवेदनशील क्षेत्रों जैसे परिवहन, सार्वजनिक सेवाओं, रक्षा आदि को भी विनियमित और देखरेख करती है। और इसका उदाहरण कौन सा है? भारत और फ्रांस। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखेंगे कहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था से ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पता भी होना चाहिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या और कमांड अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्या क्षेत्र हैं? अब अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आता है कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है और इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि और वानिकी आता है, मत्स्यन आता है, मछली पकड़ना और पशुपालन, और खनन, ऊर्ध्वाधर खुदाई और उत्खनन, क्षैतिज खुदाई। ठीक है, ये भी आते हैं। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के आधार पर रेड कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेड कॉलर कार्यकर्ता किनको कहा जाता है? जो प्राथमिक गतिविधियों में लगे हुए लोग हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण उद्योग क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण, इसको उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। ठीक है, जो कृषि से जो माल प्राप्त होता है उसको ये अपने यहाँ पे उपयोग करते हैं, उससे दूसरे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था के सभी निर्माण एवं विनिर्माण गतिविधियों को शामिल किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को एक नए उत्पाद के रूप में तैयार करता है। ठीक है, जैसे आलू से चिप्स बनाए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र गतिविधियों में अधिकांश ब्लू कॉलर कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए कार्यकर्ता जो होते हैं वे रेड कॉलर होते हैं और जो द्वितीय क्षेत्र में लगे होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर। ठीक है, ब्लू कॉलर कार्यकर्ता। अब आया तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बोलते हैं इसको। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों से माल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन वे विनिर्माण की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती हैं। इन क्षेत्र में सभी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जहां विभिन्न सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे खुदरा क्षेत्र हुआ, पर्यटन हुआ, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, ये सब किस में आती हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस क्षेत्र की गतिविधियों में अधिकांशतः वाइट कॉलर वर्कर कार्यरत होते हैं। पिंक कॉलर कार्यकर्ता वे होते हैं जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं का काम माने जाने वाले काम के लिए रखा जाता है। जैसे बेबी सीटर हुआ, फूल वाला, डे केयर वर्कर, नर्स हुई, लाइब्रेरियन हुआ, रिसेप्शनिस्ट हुए आदि सामान्य शिक्षा प्राप्त वर्कर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको कुछ भी नाम दे देंगे और पूछ लेंगे पिंक कॉलर कार्यकर्ता कौन से होते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है पिंक कॉलर कार्यकर्ता कौन है, ब्लू कॉलर कार्यकर्ता कौन है, रेड कॉलर कार्यकर्ता कौन है। चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के ज्ञान आधारित
भाग का वर्णन करता है। इसमें आमतौर पर सूचना प्रौद्योगिकी जैसे ज्ञान उन्मुख आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बौद्धिक पहलू है। ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया है जो उद्यमियों को अर्थव्यवस्था में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को नया करने और सुधारने में सक्षम बनाती है। चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं जैसे परामर्श देना हुआ, अनुसंधान करना हुआ, ये सब चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आया पंचम क्षेत्र। इसमें क्या आता है, क्वीनरी सेक्टर बोलते हैं इसको, शीर्ष निर्णयकर्ता। इस श्रेणी को गोल्ड कॉलर व्यवसायों के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे तृतीय क्षेत्र के एक और उपखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्तीय और कानूनी सलाहकारों आदि के विशेष और उच्च भुगतान वाले कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो 5 क्षेत्र थे, 5 के 5 क्षेत्र समझ में आ गए हैं कौन से किससे रिलेटेड है। ठीक है, और किसमें कौन से कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कार्य क्षेत्र के आधार पर। अब तक ये किसके आधार पर थी, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था अर्थव्यवस्था को। अब देखेंगे कार्य क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, कार्य क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार की शर्तें विनियमित होती हैं तथा कर्मचारियों को सुनिश्चित काम और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उनकी सैलरी, पेंशन सब पहले से ही निश्चित होता है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। इसे एक क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं और सरकार उद्यमों के लिए कई अधिनियम पारित करती है और उनके अनुरूप कार्य विनियमित किया जाता है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा भी मिलती है। सरकार द्वारा निर्धारित घंटों के अनुरूप काम किया जाता है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा अलग से भुगतान करना अनिवार्य होता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र जो सरकारी नौकरियों में लगे हुए पीपल हैं वे भी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड, इनका कार्यकाल, इनकी सैलरी, इनकी पेंशन सब निश्चित होती है पहले से। असंगठित क्षेत्र, असंगठित श्रमिक घर आधारित श्रमिक या स्वनियोजित श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में एक मजदूर होते हैं। जो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की अनुसूची 2 में उल्लेखित किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह क्षेत्र आकस्मिक मौसमी प्रकृति के रोजगार और उद्यमों के अनियोजित होने के कारण प्रकृति में गैर संघीकृत होते हैं, क्योंकि इनके उद्यम जो होते हैं वह अनियोजित होते हैं। और जैसे कृषि में लगे हुए कुछ मजदूर हैं, मौसमी जो वहाँ पे कृषि के अंदर क्या देखी जाती है, मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है वहाँ भी। इस क्षेत्र को कम आय, अस्थिर और अनियमित रोजगार के कारण किसी भी कारोबार संघ का सहयोग नहीं मिलता है। असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से श्रम, गहन और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर इतने बिखरे हुए हैं कि विधान का कार्यान्वयन बहुत अपर्याप्त और अप्रभावी है। इस क्षेत्र का अपना कोई संघ नहीं होता है। जैसे आपके हो गए रेड़ा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले हो गए, ठेले लगाने वाले हो गए, ये सब आपके असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। असंगठित क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान संगठित क्षेत्र की तुलना में अधिक है। इसका राष्ट्रीय आय में 60% से अधिक का योगदान है, जबकि संगठित क्षेत्र का योगदान उद्योग के आधार पर लगभग इसका आधा है। परिसंपत्ति के आधार पर स्वामित्व, परिसंपत्ति के आधार पर क्या स्वामित्व है, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया और निजी क्षेत्र हुआ। ये थे संगठित और असंगठित किसके आधार पर थे, कार्य क्षेत्र के आधार पर थे। ठीक है, वे 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दिखाई हैं, वे किसके आधार पर थी, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर थी। और आप बता रहे हैं परिसंपत्ति के आधार पर। सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में सरकार सबसे अधिक संपत्ति स्वामित्व को धारण करता है। यह विभिन्न सरकारी सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी क्षेत्र है। ठीक है, इसमें सरकार की संपत्ति पे सरकार का स्वामित्व अधिक होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट में आ जाते हैं ऐसे वाक्य। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों और कंपनियों के अधीन होता है, इसको बोलते हैं निजी क्षेत्र। इसकी गतिविधियों का निर्धारण लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है।
इन क्षेत्रों से सेवा प्राप्त करने के लिए हमें इन व्यक्तियों और कंपनियों को शुल्क देना होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी ये क्या है? पीपीपी सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु भागीदारी है। इस प्रकार की भागीदारी निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत किया जाता है। पीपीपी में सरकार द्वारा उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी का पूर्ण प्रतिधारण शामिल है जिसके निजीकरण के लिए वह राशि उपलब्ध नहीं करवाता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये देखते हैं। आर्थिक समृद्धि क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि जो होती है उसको कहा जाता है आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक विकास की प्रक्रिया से लोगों के सामान्य जीवन में परिवर्तन आता है, इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक होती है और इसकी प्रकृति होती है गुणात्मक। आर्थिक विकास की विकास के बिना भी संभव है आर्थिक समृद्धि, और ये कैसा है? ये बहुआयामी है। समृद्धि के बिना संभव नहीं है आर्थिक विकास। घटक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी, और प्रति व्यक्ति आय है इसके घटक। इसके घटक है राष्ट्रीय आर्थिक विकास के मानव विकास सूचकांक है, भौतिक गुणवत्ता का जीवन सूचकांक आदि। ठीक है, ये इसकी घटक है। अब है संबंधित शब्द। घरेलू क्षेत्र से संबंधित देश के राजनीतिक और भौगोलिक सीमा क्षेत्र घरेलू क्षेत्र से संबंधित हैं। विदेशों में देश की सैन्य स्थापना, राजनीतिक दूतावास और वाणिज्य दूतावास, देश के निवासियों से संबंधित जहाज, विमान, मत्स्य पालन, पोत, तेल रिसाव क्षेत्र, ये सब घरेलू क्षेत्र से संबंधित हैं। शुद्ध लागत आय, घरेलू आय देश के भीतर उत्पन्न आय जैसे किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभांश राशि। इसमें नागरिक के साथ साथ भारत में काम करने वाले गैर नागरिक द्वारा अर्जित आय शामिल होती है। शुद्ध लागत आय क्या होती है बताया इन्होंने कि घरेलू आय होती है देश के भीतर उत्पन्न आय है, जैसे किराया हुआ, मजदूरी, ब्याज, लाभांश राशि। ठीक है, और इसमें नागरिकों के साथ साथ भारत में काम करने वाले जो गैर नागरिक हैं उनकी आय को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से शुद्ध कारक आय, विदेशों में काम करने वाले भारत के निवासियों को प्राप्त होने वाली आय, जो भारत के निवासी हैं लेकिन विदेशों में काम कर रहे हैं, माइनस भारत में काम करने के लिए विदेशी निवासियों को प्राप्त होने वाली आय। ठीक है, तो जब जो विदेशों में काम कर रहे हैं भारतीय, उनकी आय में से और भारत में जो काम कर रहे हैं विदेशी लोग, उनकी आय को घटा दिया जाता है तो प्राप्त हो जाती है विदेशों से शुद्ध कारक आय। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय ये क्या है? यह किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय, इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। ठीक है, जितने भी लोग हैं वहाँ सबकी आय को जोड़ दो और उस क्षेत्र की जितनी भी जनसंख्या उससे उसको डिवाइड कर दो तो ये निकल के आ जाती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को संपूर्ण रूप से मापने की एक प्रणाली है। इसका निर्माण नीति निर्माण प्लस प्रभावी निर्णय लेना प्लस अंतर्राष्ट्रीय तुलना और प्लस अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को दर्शाता है, प्लस अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया गया है। ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है राष्ट्रीय आय का? देख लेते हैं। 1867-68 दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इम्पोर्टेंट बुक है ध्यान रखेंगे, में भारत की राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना की थी। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपये बताई गई थी उस टाइम। ठीक है। 1931-32 प्रोफेसर विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव की पुस्तक नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया द्वारा 1931-32 में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया था। ठीक है, बुक का नाम भी ध्यान रखना है और इनका नाम भी, जिनकी जो ये अथर हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय की पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया था इसमें 1931-32 में। 1948-49 भारत सरकार ने 1948-49 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से लगाई। 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे।
और इनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 225 रुपये। अब आया CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। CSO ने अर्थव्यवस्था के विकास के आकार की उचित गणना के लिए आधार वर्ष माना है 2011-12 को। इसमें असंगठित क्षेत्र के विनिर्माण और सेवाओं के डेटा को भी शामिल किया गया है। सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, ठीक है, के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO को केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO के साथ विलय करने का निर्णय लिया है। ठीक है, NSSO को किसके साथ? CSO के साथ विलय करने का निर्णय लिया है। 23 मई 2019 के आदेशानुसार NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ध्यान रखेंगे, NSSO और प्लस CSO, इन दोनों को मिला के क्या बना है? इन दोनों से बना है क्या? NSO बन गया है। ठीक है, दोनों का विलय करके NSO को बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के क्या काम हैं? राष्ट्रीय लेखा का संकलन करता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन करता है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है, ये आर्थिक गणना का आयोजन करता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करता है। ठीक है, ये इसके काम है। आर्थिक विकास के मापक क्या है? आर्थिक विकास को निम्न मापदंडों के माध्यम से मापा जाता है। सबसे पहले आया GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यह एक निश्चित समय अवधि में, ध्यान रखेंगे, निश्चित समय अवधि में, आमतौर पर 365 दिन का एक वर्ष है, एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, एक साल के अंदर देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो उत्पादन हुआ है उनका मौद्रिक मूल्य है GDP। ठीक है, लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है इसका, और GDP का वर्तमान आधार वर्ष है 2011-12। नाम मात्र GDP, इसके अंतर्गत चालू कीमतों, मुद्रास्फीति को मिलाकर पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गणना की जाती है। वास्तविक GDP आधार वर्ष की कीमत के आधार पर, जो आधार वर्ष माना गया है उसकी कीमत के आधार पर मुद्रास्फीति को छोड़कर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गणना की जाती है। बाजार मूल्य पे GDP की गणना वास्तविक मूल्य पर की जाती है। इसके अंतर्गत भुगतान मूल्य पर सभी कर को शामिल किया जाता है, जबकि अनुदान को घटा दिया जाता है। साधन लागत, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की वास्तविक लागत को GDP की गणना नहीं होती है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की वास्तविक लागत पे, ठीक है, GDP की गणना नहीं होती है। इसमें अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। सकल मूल्यवर्धन GVA, सकल मूल्यवर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा किया गया अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, इसमें तीनों क्षेत्रों का देखा जाता है। सकल मूल्य संवर्धन निकालना हो तो क्या करेंगे? GDP में हम उत्पादों पे जो सब्सिडी दी गई है उसको ऐड कर लेंगे और जो कर लगाया गया है उत्पादों पे उसको घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा सकल मूल्य वर्धन। सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF का आशय सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थायी पूंजी पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय के आकलन से है। यदि किसी देश के GFCF में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तो उस देश के आर्थिक विकास में भी तेजी से वृद्धि होगी। ठीक है, अगर GFCF क्या है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण, अगर ये बढ़ रहा है तो फिर उसका आर्थिक विकास भी बढ़ रहा है। वहीं इसके विपरीत अगर सकल स्थायी पूंजी निर्माण में गिरावट हो रही है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय होता है। चक्रीय समर्थक और प्रति समर्थक आर्थिक नीति। चक्रीय समर्थक आर्थिक नीति ये क्या है? अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति के साथ सकारात्मक रूप से संबद्ध आर्थिक नीति को चक्रीय समर्थक आर्थिक नीति कहा जाता है। ठीक है,
क्या कहा है इन्होंने, अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति के साथ सकारात्मक रूप से संबंधित आर्थिक नीति को। किसी भी आर्थिक नीति के निर्माण और उसके उपयोग से अर्थव्यवस्था में गति और मंदी की प्रवृत्ति को चक्रीय रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद चक्रीय आर्थिक नीति का एक उदाहरण है। जीडीपी जो है कैसा उदाहरण है, चक्रीय आर्थिक नीति का। कई शेयर की कीमतें भी चक्रीय हो सकती हैं क्योंकि वे उस समय वृद्धि करते हैं जब अर्थव्यवस्था प्रगतिशील होती है। प्रतिचक्रीय आर्थिक नीति अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति के साथ नकारात्मक रूप से संबंध किसी भी आर्थिक नीति को प्रतिचक्रीय आर्थिक नीति कहा जाता है। ठीक है, नकारात्मक रूप से संबंधित। ठीक है, उसमें क्या था, वो थी सकारात्मक रूप से संबंधित। ठीक है, जो ये थी चक्रीय समर्थक आर्थिक नीति, ये सकारात्मक रूप से संबंधित थी, आर्थिक नीतियों से संबंधित थी। ठीक है, और ये नकारात्मक रूप से संबंधित आर्थिक नीति आती है इसके अंदर, प्रतिचक्रीय आर्थिक नीति। अर्थात जब समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति धीमी हो जाती है तो मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसे नकली वृद्धि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेरोजगारी प्रतिगामी चक्र का एक उदाहरण है। ठीक है, बेरोजगारी। ठीक है, जीडीपी मापन की क्या प्रक्रिया है, खर्च या व्यय विधि। जीडीपी की गणना उपभोक्ता खर्च, निवेश, सरकारी खरीद और शुद्ध निर्यात के योग से की जाती है। जीडीपी क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, उपभोग प्लस सकल निवेश ऐड कर देंगे प्लस सरकारी खर्च भी ऐड कर देंगे, और सरकारी खर्च में निर्यात में से आयात को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो बचेगा वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो क्या आएगा जीडीपी के अंदर, उपभोग, सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च, और सरकारी खर्च में निर्यात में से आयात माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा जीडीपी निकल के। आय विधि जीडीपी की गणना उत्पादन के सभी कारकों की आय अर्थात मजदूरी, लाभ आदि के माध्यम से की जाती है। ध्यान रखेंगे क्या क्या कारक हैं इनके, जीडीपी गणना के उत्पादन के क्या कारक हैं ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें मजदूरी है, लाभ है। ठीक है, आय विधि के माध्यम से सभी आर्थिक व्यय सभी आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उत्पन्न कुल आय के बराबर होना चाहिए। क्या कहा है इन्होंने, आय विधि के माध्यम में जो सभी आर्थिक व्यय है सभी आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उत्पन्न कुल आय के बराबर होना चाहिए। जो आर्थिक व्यय है, जो भी सारी आर्थिक वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनके उत्पादन से जो कुल आय उत्पन्न हुई है उसके बराबर। ठीक है, उत्पादन विधि, इसके तहत जीडीपी माल के उत्पादन का मूल्य और बेचे गए माल के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती माल की खरीद का अंतर होता है। उत्पादन विधि, मूल्य संवर्धन नीति बोलते हैं इसको। जीडीपी और जीएनपी में अंतर बता रहे हैं। क्या अंतर है जीडीपी और जीएनपी में, अर्थ दोनों के। सबसे पहले देखेंगे अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की कुल जीडीपी है जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों की भी गणना की जाती है और इसे बाजार मूल्य पर मापा जाता है। जीएनपी को, जीडीपी क्या है, जीडीपी किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत, समझिए जो देश के अंदर एक्टिविटी हो रही है बस वी, निवासियों के साथ साथ गैर निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, परंतु इसमें विदेशों से अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता है। जीएनपी में होती हैं शामिल विदेशों से अर्जित जो आय है वो जीएनपी में शामिल होती है, जीडीपी में शामिल नहीं होती है। अप्रैल 2018 से आरबीआई ने आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए जीवीए के स्थान पर जीडीपी के उपयोग का निर्णय लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उत्पादन, केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को जो भारत के निवासियों द्वारा उत्पादित की जाती हैं, चाहे वे भारत में काम कर रहे हों या विदेश में काम कर रहे हों, इसके अंदर तो ये आते हैं। लेकिन जीडीपी में भारतीय और विदेशी नागरिक द्वारा भारत में जो भी उत्पादित किया जाता है वह भारतीय जीडीपी के अंदर आता है। ठीक है, इसमें तो केवल भारतीय निवासियों की बात हो रही है जीएनपी के अंदर, लेकिन जीडीपी में विदेशी नागरिकों की भी बात हो रही है।
विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय और मध्यवर्ती वस्तु। जीएनपी में निवल कारक आय को शामिल किया जाता है। किसी भी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं या सेवाएं शामिल नहीं होती हैं जीएनपी के अंदर। जीडीपी निवल कारक आय को शामिल नहीं किया जाता है जीडीपी में, और दोहरी गिनती से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है इसके अंदर भी। ठीक है। गणना विधि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस करना है इसमें विदेशों से निवल कारक आय, जीएनपी निकल जाएगा। ठीक है। जीडीपी में विदेश से निवल कारक आय को इसमें ऐड कर देंगे तो जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी इक्वल टू उपभोग प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी व्यय और प्लस शुद्ध निर्यात और प्लस विदेश से शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये सब जोड़ के जीएनपी निकलता है। जीडीपी उपभोग प्लस सकल निजी निवेश इसमें ऐड कर देंगे, प्लस सरकारी व्यय ऐड करेंगे और प्लस शुद्ध निर्यात ऐड करेंगे तो जीडीपी निकल जाएगा। शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है? इसमें से जो निर्यात हुआ है टोटल इंडिया का और जो इंडिया ने आयात किया है उसको घटा देंगे, निर्यात में से आयात घटा देंगे तो शुद्ध निर्यात निकल के आ जाएगा। एनडीपी उपभोग प्लस शुद्ध निजी निवेश प्लस सरकारी व्यय और प्लस शुद्ध निर्यात, इसके अंदर ये जोड़ते हैं। शुद्ध निजी निवेश कैसे निकलता है? इसमें से सकल निजी निवेश में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो ये निकल के आ जाता है शुद्ध निजी निवेश। ठीक है। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। ठीक है। तो निकालना किस में क्या ऐड किया जा रहा है, क्या माइनस किया जा रहा है देख लेंगे। ठीक है, पता होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। लागत बनाम मूल्य। अब लागत क्या है और मूल्य क्या है? कुछ कंपनियों के लिए उत्पाद बनाने की कुल लागत बेची गई वस्तुओं की लागत के तहत सूचीबद्ध होती है, जो उत्पादन में शामिल प्रत्यक्ष लागतों के बराबर होती है। इन लागतों में प्रत्यक्ष सामग्री जैसे कच्चा माल, विनिर्माण संयंत्र के लिए प्रत्यक्ष श्रम आदि को शामिल किया जाता है। मूल्य किसी उत्पाद या सेवा के लिए उचित मूल्य आपूर्ति और मांग पर आधारित होती है। ठीक है। किसी उत्पाद या सेवा के लिए उचित मूल्य किस पर आधारित होता है? ये आपूर्ति पे और उसकी मांग पे, क्या कितनी उसकी मांग है और कितनी उसकी पूर्ति की जा रही है। मांग और आपूर्ति दो विरोधी कारक हमेशा एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करते हैं, जहां प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा संबंधित बाजार की मांग और सेवा प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है। बाजार की स्थिति के आधार पर मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। लागत और मूल्य से संबंधित कारक। बाजार लागत ग्राहकों को सामान्य सेवाएं प्रदान करने से जुड़ी कुल लागत। इस लागत से ग्राहक को माल स्थानांतरित करने, गोदामों में सामानों के भंडारण, वितरण को बढ़ावा देने, बिक्री की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने या उत्पाद के वितरण से जुड़े सभी लागतों को इसके अंदर शामिल किया जाता है बाजार लागत के अंदर। ठीक है। कारखाना मूल्य उत्पादकों द्वारा थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर आरोपित किए गए मूल्य। ये कीमतें अंततः अंतिम उपभोक्ता पर आरोपित की जाती हैं। कारखाने की कीमतों में बदलाव, जिसे निर्माता कीमतों के रूप में भी जाना जाता है, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का एक प्रमुख संकेतक होता है। ठीक है। एक्स फैक्ट्री मूल्य ये क्या है? एक्स फैक्ट्री मूल्य का मतलब है विक्रेता के कारखाने से माल की बिक्री लागत। विक्रेता के कारखाने से खरीदार के आधार तक के अन्य सभी खर्चों को खरीदार द्वारा वहन किया जाता है। कारखाने से सामान बन के गया और खरीदार तक जो पहुंचा, उसमें जितना भी खर्चा होगा वो सब किससे वहन किया जाता है? खरीदार के द्वारा। परंतु इसमें बिक्री के बाद के अन्य किसी मूल्य को आरोपित नहीं किया जाता है। ठीक है, यह है एक्स फैक्ट्री मूल्य। अब है आर्थिक समृद्धि के मापन के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद उपयोग की सीमाएं। क्या हैं जीडीपी की सीमाएं? आर्थिक समृद्धि के मापन के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का असमान वितरण है, बाहरी कारकों को गणना में शामिल नहीं किया जाता है और गृहिणी द्वारा किए गए घरेलू काम, गैर मौद्रिक आदान प्रदान को गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अब आया राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय डिस्पोजल आय और व्यक्तिगत आय। तीनों क्या हैं? अलग अलग बता रहे हैं ये। राष्ट्रीय आय, इसे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय व्यक्ति उत्पाद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय
किसके इक्वल होती है? एनएनपी की। अप्रत्यक्ष कर सरकारी अनुदान या साधन लागत पर राष्ट्रीय आय इक्वल होती है बाजार मूल्य पर एनएनपी, और इसमें से माइनस कर देते हैं अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान को। ठीक है। राष्ट्रीय डिस्पोजल आय एनडीआई घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पाद और सेवाओं की अधिकतम राशि क्या है, इसका मापन इसमें किया जाता है राष्ट्रीय डिस्पोजल आय में। एनडीआई किसके इक्वल होती है? एनएनपी के प्लस शेष दुनिया से अन्य वर्तमान स्थानांतरण, इनकी इक्वल होती है। व्यक्तिगत आय क्या है? व्यक्तिगत आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा मजदूरी, निवेश, उद्यमों और अन्य उपक्रमों से प्राप्त कुल आय है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय का योग है। व्यक्तिगत आय इक्वल होती है राष्ट्रीय आय में से माइनस करते हैं निर्विवादित लाभ, आगे उत्पादन के लिए निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला लाभ, और माइनस घरों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान, माइनस सरकार और फर्मों से घरों में कॉर्पोरेट कर, इन सबको माइनस करते हैं। ऐड क्या करते हैं? अंतरण भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा और राहत भुगतान, ये ऐड किए जाते हैं इसके अंदर, तो व्यक्तिगत आय निकल के आ जाती है। आय के क्या प्रकार हैं भाई? व्यक्तिगत अवशिष्ट डिस्पोजल आय पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसके अंतर्गत उन आय को शामिल किया जाता है जो घरों को उपलब्ध हैं तथा जिन्हें वे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं। सभी व्यक्तिगत आय व्यक्तियों को खर्च करने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे आयकर हो गया, और गैर कर भुगतान जैसे जुर्माना हो गया, ये गैर कर भुगतान है। और कर का भुगतान करना, आयकर इनकम टैक्स क्या हो गया? ये करो आय पे लगने वाला कर हुआ। पीडीआई व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। पीडीआई निकालना है अगर हमें पर्सनल डिस्पोजेबल आय निकालनी है तो उसमें से जो व्यक्तिगत कर भुगतान होगा उसका, जैसे आयकर हुआ, इनमें से माइनस करना पड़ेगा उस पर गैर कर भुगतान, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा व्यक्तिगत अवशिष्ट आय। वास्तविक आय, वास्तविक आय मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद व्यक्तियों या राष्ट्रों की कुल आय है। इसकी गणना मूल्य स्तर द्वारा आय को विभाजित करके की जाती है। वास्तविक आय अर्थव्यवस्था का संकेतक होता है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को मापता है जिन्हें अपनी आय के माध्यम से खरीदा जाता है। नाम मात्र की आय, यह मुद्रास्फीति के अन्यायपूर्ण वास्तविक मापक है। मुद्रास्फीति की गणना सीपीआई के वर्ष दर वर्ष परिवर्तन के रूप में की जाती है। नाम मात्र आय वह आय है जिसका भुगतान किया जा रहा है। वास्तविक आय मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद वास्तव में मिलने वाली आय होती है। इस प्रकार नाम मात्र आय हमेशा वास्तविक आय से अधिक होगी। अनुदान क्या है? आर्थिक या सामाजिक नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सब्सिडी या सरकारी अनुदान आर्थिक क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता है। ठीक है, सामाजिक नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ सब्सिडी देती है तो उन्हें बोलते हैं अनुदान। हालांकि आमतौर पर सरकार से प्राप्त अनुदान किसी भी प्रकार के क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, जैसे एनजीओ या निहित अनुदान के रूप में। अनुदान वितरण विभिन्न माध्यम से किया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से नकद अनुदान देके, ब्याज मुक्त ऋण करके, और अप्रत्यक्ष होते हैं कर विराम करना, बीमा, कम ब्याज वाले ऋण देना और त्वरित मूल्यह्रास, किराए में छूट दे देना, ये अप्रत्यक्ष है। ठीक है। उत्पादन अनुदान क्या है? किसी उत्पाद के उत्पादन पर दिया जाने वाला आर्थिक लाभ जो किसी उत्पाद के विशेष उत्पादन पर दिया जाता है। निर्यात अनुदान, निर्यात अनुदान देश के भुगतान संतुलन में सहायता प्रदान करने वाले निर्यात और उत्पाद वस्तुओं को प्राप्त सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन में सहायता करते हैं निर्यात अनुदान, और ये निर्यात उत्पादों पे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। आयात अनुदान क्या है? आयात सब्सिडी आयात किए जाने वाले उत्पादों पर सरकार से प्राप्त एक अनुदान है। निर्यात अनुदान की तुलना में आयात अनुदान कम प्रदान किया जाता है। यह उपभोक्ताओं के लिए आयातित वस्तुओं की कीमत को कम करके उपलब्ध करवाता है। ठीक है। विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक, ये क्या है भाई? ग्रोथ रेट एंड जीडीपी डिफ्लेटर। विकास दर प्रतिशत, ये निकालना है। अगर विकास दर निकालनी है तो जीडीपी वर्तमान वर्ष की माइनस अंतिम वर्ष, माइनस करना है वर्तमान वर्ष और अंतिम वर्ष। ठीक है, वर्तमान वर्ष में से अंतिम वर्ष, और बटे करना है अंतिम वर्ष को और माइनस करना है 100 से।
सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई 100। विकास दर उच्च हो सकता है, साथ ही केवल कीमतों में मुद्रास्फीति के कारण मात्रात्मक रूप में से उत्पादन में सुधार नहीं आ सकता है। विकास दर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाने के लिए एक आधार वर्ष को निर्धारित किया जाता है, जिसे मौजूदा कीमतों से निरंतर कीमतों में बदल दिया जाता है। ठीक है, एक आधार वर्ष को निर्धारित किया जाता है इसे देखने के लिए। जीडीपी अपस्फीति कारक, यह सीपीओ और डब्ल्यूपीआई जैसी मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है, लेकिन यह वस्तुओं की एक निश्चित सीमा पर आधारित नहीं होता है। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं? नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100 करके, तो ये आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अपस्फीति कारक, जिसे निहित मूल्य अपस्फीति भी कहा जाता है, मुद्रास्फीति का एक मापक है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अनुपात है जिसे अर्थव्यवस्था के एक विशेष वर्ष में मौजूदा कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जो आधार वर्ष पर आधारित होती हैं। ठीक है, इस अनुमान के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के कारण हुई है। अपस्फीति कारक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा पर आधारित होता है। अपस्फीति कारक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा पर आधारित होता है, जैसा कि थोक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए सीमित वस्तु है। इसे मुद्रास्फीति के अधिक व्यापक उपाय के रूप में देखा जाता है। जीडीपी अपस्फीति को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन इसको जारी करता है। वास्तविक जीडीपी या नाममात्र जीडीपी, जीडीपी मूल्य अपस्फीति कारक वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच के अंतर को मापता है। कौन? जीडीपी मूल्य। ठीक है, ये जो जीडीपी मूल्य अपस्फीति कारक है, ये जो वास्तविक जीडीपी है और जो नाममात्र की जीडीपी है, इन दोनों के बीच के अंतर को देखता है। नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अलग होती है और नाममात्र जीडीपी अर्थव्यवस्था में वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है। नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी की अभी हमने डेफिनेशन आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी है। सीपीआई और जीडीपी अपस्फीति कारक में क्या अंतर है? जीडीपी अपस्फीति कारक उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापता है, जबकि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स केवल उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं की कीमतों को मापता है। ठीक है, जीडीपी के अंदर तो जितनी भी वस्तुएं हैं सेवाएं इनका उत्पादन हो रहा है उनकी कीमतों को मापा जाता है। सीपीआई के अंदर उपभोक्ता जिनको खरीद रहा है, जिन सेवाओं को जिन सामानों को खरीद रहा है उनके मूल्य उनकी कीमतों को मापते हैं। इस प्रकार फर्मों या सरकार द्वारा खरीदे गए सामानों की कीमत में वृद्धि जीडीपी अपस्फीति कारक में शामिल होती है, सीपीआई में शामिल नहीं होती है। ठीक है, जीडीपी अपस्फीति कारक में केवल घरेलू स्तर पर आधारित उत्पादित सामान को शामिल किया जाता है। आयातित माल जीडीपी की गणना का हिस्सा नहीं होता है और जीडीपी डिफ्लेटर में इसको शामिल नहीं किया जाता है, आयातित माल को। ठीक है, आयातित माल को जीडीपी डिफ्लेटर में शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है। सीपीआई की गणना वस्तु की एक निश्चित टोकरी का उपयोग करके की जाती है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर वस्तु की टोकरी को समय के साथ बदलने की अनुमति देता है, क्योंकि जीडीपी की संरचना बदलती रहती है। अब ये हैं कुछ रिपोर्ट हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, और यह वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में जारी की जाती है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन जाते हैं कि इन रिपोर्ट को कौन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन निकालता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी की जाती है और ये भी एक साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है और ये भी 2 बार आती है, अप्रैल और अक्टूबर में। यह रिपोर्ट दुनिया भर के बाजारों की स्थिति का आकलन करने के अलावा केंद्रीय बैंक को, नीति निर्माताओं और अन्य ऐसे लोगों के लिए सिफारिशें भी जारी करती है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की निगरानी करते हैं।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। और गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट उन देशों में देखी गई जो ग्लोबल वैल्यू चैन GVC का एक अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, चाइना हुआ और वियतनाम हुआ। यहाँ पे गरीबी में क्या आई है? गिरावट आई है। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट ध्यान रखनी है। कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। ये रिपोर्ट 1 साल में 2 बार जारी की जाती है। और वैश्विक निवेश रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? UNCTAD, अंकटाड बोलते हैं इसको। ठीक है, वैश्विक निवेश रिपोर्ट जारी करता है। ये 1964 में स्थापित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका। और अब शुरू करेंगे हम चैप्टर 2, भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में आई थी ये राष्ट्रीय योजना समिति। इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्या इसका उद्देश्य था? स्वतंत्र भारत के आर्थिक ढांचे का विस्तृत खाका तैयार करना इसका उद्देश्य था। बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई, लाल भाई और AD श्रॉफ, आर्देशीर श्रॉफ, जॉन मथाई जैसे उद्योगपतियों के द्वारा मिलकर इस योजना को तैयार किया गया था, बॉम्बे प्लान। राजनीतिक पार्टियों और व्यापारिक वर्गों के द्वारा विभिन्न कारणों से इसे खत्म कर दिया गया था। फिर है गांधीवादी योजना आई थी 1944 में और श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा शुरू की गई, जो वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इस योजना में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विकास को प्रमुखता देने के साथ साथ आर्थिक विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया गया। जन योजना 1945 में आई थी। ये किसने शुरू करी थी? NM रॉय ने। और इस योजना में कृषि क्षेत्र की को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी। यह योजना 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी और इसके द्वारा कृषि और सभी उत्पादनों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की गई थी। फिर है सर्वोदय योजना। ये आई थी 1950 में। जयप्रकाश नारायण की गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के सर्वोदय विचारों से प्रेरित होकर इस योजना को शुरू किया गया था और इसमें छोटे और कपास उद्योगों पर बल दिया गया था इसके अंदर, और साथ ही कृषि पे भी बल दिया गया था। इस योजना ने भूमि सुधार, विकेंद्रीकृत सहभागी नियोजन पर भी बल दिया। फिर योजना आयोग 1950 में बनाए। योजना आयोग का गठन एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसकी डेट ध्यान रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय तथा प्रमुख भूमिका के साथ भारत को एक सुनियोजित तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके वो ध्यान रखें क्योंकि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस बनता है। पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951-56 है इसका कार्यकाल। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये, और यह मुख्य रूप से सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के साथ साथ देश की कृषि विकास पर केंद्रित थी। किस किस पे बल दिया गया ये भी ध्यान रखना है, सिंचाई पे, बिजली परियोजना और कृषि पे। लक्षित विकास दर क्या था इसका? 2.1 था और इसने 3.6% की विकास दर हासिल की थी। लक्षित जितना था उससे ज़्यादा। इसी के तहत 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ? 1952 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1956 से 1961 तक। भारी उद्योगों और पूंजीगत सामानों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ तेज औद्योगिकरण पे बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। लक्षित विकास दर कितनी थी इसकी? 4.5 थी और इसके द्वारा 4.27% की विकास दर हासिल की गई। और कौन सा मॉडल था इसका? दूसरी पंचवर्षीय योजना का था PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है,
फिर है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये 1961 से और 66 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, स्व उत्पादक बनाना था। इसी के तहत भारी औद्योगिकरण और खाद्यान्न उत्पादन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, संतुलित क्षेत्रीय विकास का उद्देश्य है। पहली बार कब विचार किया गया, कौन सी योजना में? तीसरी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। अब है 3 वार्षिक योजनाएं आई, उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इनको योजना अवकाश भी बोलते हैं। और ये कब आई थी? 1966 से 69 तक। यह आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाओं को बनाया गया। कृषि एवं इससे संबंधित सहयोगी क्षेत्रों को समान महत्व दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत इसी अवधि में हुई थी, 1966-67 में। ठीक है, योजना अवकाश के दौरान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये आई थी 1969 से और 74 तक चली थी ये, और इसे गाडगिल योजना कहा गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि इसका लक्ष्य था। लक्षित विकास दर कितनी थी इसकी? 5.7% थी, लेकिन प्राप्त कितनी हुई? 3.3%। और लक्षित विकास दर से कम उपलब्धि के कारण यह योजना कैसी रही है? असफल रही है। फिर है 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ये 1974 में शुरू हुई थी और 1979 तक ये रही है। और यह योजना डी धर के द्वारा तैयार की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। लक्षित विकास दर था 4.4% और विकास दर हासिल हुई थी 4.8%। ये योजना सफल रही है और इस योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया था। फिर है अनवरत योजना, रोलिंग प्लान आ गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, और ये 1978 से 80 इसका कार्यकाल है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का इसमें विस्तार किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। लक्षित विकास दर कितनी थी? 5.2%। प्राप्त कितनी हुई? 5.66%। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन करना। ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से शुरू हुई थी और 1990 तक ये योजना चली है। इसका उद्देश्य था अनाज उत्पादन में तेज़ी, रोजगार सृजन करना, उत्पादकता में सामान्य रूप से वृद्धि पर बल दिया गया। लक्षित विकास दर इसके 5% थी, लेकिन प्राप्त कितनी हुई? 6.1%। ठीक है, ये योजना सफल रही थी। फिर आई 2 वार्षिक योजनाएं आई इसके बाद में, 1990 से 91 और 1991 से 92 में। देश में राजनीतिक अस्थिरता, राजकोषीय असंतुलन, भुगतान संकट की वजह से 8वीं योजना 1990 से 95 में शुरू नहीं हो सकी थी। रीजन भी ध्यान रखने हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना आई फिर 1992 से 1997 तक। इसका लक्षित विकास दर थी 5.6%, प्राप्त हुई 6.8%। ठीक है, उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन अर्थात रोजगार, शिक्षा और लोक स्वास्थ्य का विकास करना, और समग्र रूप से सांकेतिक नियोजन को अपनाया गया था। कौन सी योजना में? 8वीं योजना। नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा भारत की नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत की गई थी, और नरसिम्हा राव और मनमोहन मॉडल इन्होंने दिया था LPG सिद्धांत, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से शुरू हुई, 2002 तक चली ये, और इसका लक्षित विकास दर था 6.5%, हासिल की गई 5.35%। उद्देश्य है इसका न्याय और समानता के साथ विकास करना, और भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद आई 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से चली 2007 तक। अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था इसका, और लक्षित विकास दर कितनी थी इसमें? 8%। पहली बार इस योजना का उपयोग केंद्र के साथ साथ राज्यों के विकास के 11 चुनिंदा संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से शुरू हुई थी, 2012 तक चली है। इसका विकास दर लक्ष्य था 9%, और उद्देश्य क्या था इसका? तीव्र और समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली, और उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास करना, और लक्षित विकास दर थी इसकी 8.2%। ठीक है,
तो ये योजनाओं से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वे सारे बता दिए आपको। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब आया नीति आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था सरकार के द्वारा 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2015 में, और उसके बदले आ गया नीति आयोग। इसका उद्देश्य क्या था? सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना, नीचे से ऊपर नियोजन के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत के राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग की संरचना, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रशासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट ही होते हैं ना यूटी के अंदर। तो एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों तथा अनिश्चित घटनाओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा, और इनका गठन एक विशिष्ट अवधि के लिए किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया जाएगा, और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों, संघ शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों को शामिल किया जाएगा, और इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा, उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, संबंधित क्षेत्रों के जानकार प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विशेषज्ञ इसमें आमंत्रित होंगे। नीति आयोग का केंद्रीय भाग। नीति आयोग का केंद्रीय भाग केंद्र, टीम इंडिया केंद्र, राज्यों तथा केंद्र के बीच अंतरफलक इंटरफेस का काम करता है ये। और ज्ञान और नवाचार केंद्र, ये नीति आयोग के थिंक टैंक कुशाग्रता को बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के दो केंद्रीय भाग, एक तो टीम इंडिया केंद्र है, ये तो राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है, और ज्ञान और नवाचार केंद्र ये थिंक टैंक का काम करता है। नीति आयोग के क्या काम है? तो थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। केंद्र राज्य के मध्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान देता है ये, और विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचकांकों को जारी करता है। नीति आयोग के द्वारा किए गए विभिन्न पहल क्या हैं? 15 वर्षीय योजना के लिए विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय योजना के लिए स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट इसकी पहल है। नीतियों के कार्यान्वयन के लिए 3 वर्षीय एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट, और इसके अतिरिक्त नीति आयोग द्वारा कई पहल की गई हैं और भी। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने जारी किया है, शुरू किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है नीति आयोग ने, और एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कार्यक्रम शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा नाम दे देंगे कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। अटल नवाचार मिशन तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया सूचकांक ये भी नीति आयोग जारी करता है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक और राज्य ऊर्जा सूचकांक, ये सारे सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। ठीक है, तो ये हो गया आज आपके 2 चैप्टर। अगले 2 चैप्टर्स का रिविजन करेंगे हम कल। आई होप आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी सारी बुक्स का रिवीजन करा दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।